बैठिए। बस इन टांडा में आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे चाहने वाले मेरे दोस्तों, आज बस इन टांडा में हम एक बहुत बड़ी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं, जिनका नाम है मोहम्मद अजीज़ साहब। इनकी क्वालिटी के बारे में बात किया जाए तो ये टीएनपीजी टांडा 2007-8 के सत्र में टीएनपीजी के छात्र नेता रह चुके हैं, वहाँ पे पुस्तकालय मंत्री भी रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से आपने इतनी बड़ी उपलब्धि जो एक छात्र नेता के रूप में होती है, आपने कैसे हासिल किया और आप क्या करना चाहते थे कि आप राजनीति में कैसे आए, आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या था, इसके बारे में बात करेंगे। तो सब बताइए, आप कैसे हैं? आप लोग की दुआ है, माशाल्लाह ठीक है। तो आपकी इब्तिदाई तालीम कहाँ से हुई? प्राइमरी एजुकेशन आपने कहाँ से लिया? शुरुआती दौर में इब्तदाई तालीम में मैं कंजुलूम मदरसा कंजुलूम से, उसके बाद साल 2 साल के बाद प्राथमिक विद्यालय मीरानपुरा से अपने मैं तो हासिल कुछ किया। बचपना का कोई इवेंट याद है आपको अपना? बचपना क्या है, वही जैसे आम बच्चे खेलते कूदते हैं, तो वही अपना उसी इतना तरीके एक से। हाँ, कभी चंचलता कभार थी। 15 अगस्त के मौके पर हाँ, कभी कभार गीत वगैरह में ये पार्टिसिपेट क्या करते हैं? पार्टिसिपेट किया, हाँ, भाग लिया करते थे। हाँ और खेल कूद दौड़ वगैरह में। हाँ हाँ, रुचि थी आपकी। फिर आपने इंटर कहाँ से किया? हमने इंटर किया एसटी कॉलेज से किया है। अच्छा, एसटी कॉलेज से किया। आपके जो फैमिली बैकग्राउंड है, जी, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएंगे? फैमिली बैकग्राउंड का मतलब ये है कि हमारे वालिद साहब और हमारे दादा, इन लोगों के जो इनका जो पेशा था वो पढ़ने पढ़ाने वाला ही काम था, और साथ साथ किसानी भी करते थे, तो दोनों मतलब काम दोनों करते था, थे। हाँ, अध्यापन था और हाँ, कृषि का। दादा परदादा अब जो सुनते आए हैं कि एक ज़माने से लोग टीचर ही होते आए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, ये भी हमने सुना है कि आपके घर में बहुत सारी नौकरियां हैं, और वो भी शिक्षा के क्षेत्र में। कितनी नौकरियां हैं? इसमें मेरे वालिद साहब की बड़ी मेहनत है, और मेरे वालिद साहब ने इसमें हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, और अब भी कर रहे हैं। अभी अभी बाहयात हैं। हाँ, अभी इसमें लगे हुए हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दें, और इसके लिए तो बहुत जैसे फिक्रमंद रहते आप हैं। लोग कितने भाई बहन थे? हम लोग तो 5 भाई 5 बहन थे, लेकिन 2 लोग का इंतकाल हो गया, एक भाई एक बहन का, तो 8 लोग अभी हैं। मतलब कि आपकी जनरेशन, आपके जो भाई हैं बहन हैं, 8 लोग थे, 8 जी, लोग, और 8 सभी लोग। वेल एजुकेटेड हैं। हाँ, सब अल्लाह का शुक्र है, सब पढ़े लिखे सब। और तो पेशे से दोस्तों, भी ये लग देखिए, ये गए, कितना टीचर अजीब। भी हो गए, सब मतलब डॉक्टर्स भी हो गए। हाँ, हाँ, दोस्तों देखिए कितना अजीब है। लोग कहते हैं कि जब किसी के बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उनको तालीम नहीं मिल पाती है। इनके खुद 8 भाई बहन हैं, और सभी कि इनके कहने का मतलब कि अल्लाह करम है फिर कि इनके यहाँ सभी नौकरी, सब जॉब में है। तो खैर, एक परसेप्शन है कि एक धारणा बनाई जा रही है। तो फिर आप इंटर करने के बाद जब आप एसटी से इंटर करते हैं, तो फिर आप मैंने सुना है कि आप त्रिलोकनाथ महाविद्यालय से आप फिर जाके वहाँ से बीए करते हैं, जिसको हम लोग टीएनपीजी टांडा जी, महाविद्यालय कहते हैं। जी हाँ, असल बात एसटी से हमने जब इंटर किया, उसी दौरान एक मामला हुआ हम्म, कि मैं थोड़ा किताबें लाइब्रेरी से लेने गया था, हाँ, और जब मैं किताबें लेने गया तो वहाँ देखा कि लाइन लगी हुई है। हम्म, फिर इसी बीच में एक लड़का आता है, वो लाइन को तोड़ते हुए और झगड़ा करते हुए अपनी सारी किताबें का पर्चा देता है, और उसको किताबें बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो जब मैंने एक पता किया ये पावर कौन, माइंड के तरीके हाँ, से। तो मैंने पता किया भाई ये कौन है, तो उसने मुझे तो उल्टा सीधा कहा, ज़्यादा मत बोलो। तो फिर जब पता चला तो मालूम हुआ ये छात्र नेता है। ये व्यवस्था जो है टीएनपीजी कॉलेज जो प्रशासन था, उससे ऊपर उठकर ये लोग काम कर रहे थे। जो छात्र नेता होते हैं। हाँ, जो टांडा की राजनीति पे, वो ऐसे वर्ग से था जो टांडा की राजनीति पर हावी हुआ करता हावी था। हुआ करता था, और आज भी हावी है। तो फिर तो क्या आपको वहीं से एक प्रेरणा मिली कि हम भी
अब छात्र नेता के रूप में अपने आप को आगे नहीं, बढ़ाएंगे? वो तो एक था जो मुझको एक समझ इवेंट में था। आया कि एक नेता जो है इस तरीके से भी काम करा सकता है, इतनी इमरजेंसी में चाहे जब काम करा सकता है, भीड़ को नज़रअंदाज करते, जबकि उसको चाहिए था कि वो सीरियल से रूल आता, रेगुलेशन का फॉलो या तो करता। अगर उसको अपनी इतना ही गरिमा उसको रखना चाहिए था, वो पर्चा दे के चला जाता, लेकिन वो तुरंत काउंटर से ही किताब निकलवाया और लोगों के आपत्ति करने पर उसने आग दिखाना शुरू कर दिया। और मेरा नंबर तो खैर उसके 3-4 के बाद था, लेकिन जब मेरा नंबर आया तो मालूम हुआ एक आधी घंटा तो उसने ले लिया किताब निकलवाने में, तब निकलवाने तक में। सब खड़े थे। हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि ग्रुपबाजी वगैरह होती है जिसमें झगड़े वगैरह होते हैं, तो मैंने सोचा कि इनसे निपटने के लिए हमको लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। उसमें एक वर्ग है दलित वर्ग जो है, वो उसके साथ भी नाइंसाफ़ी होती थी। तो ये दलित वर्ग की बात जो किया था, तो इनको इनके साथ तो इनके लिए गांधी जी ने भी कहा है। फिर संविधान में गांधी जी ने इनके लिए एक आर्टिकल के बारे में बात की है, 17 आर्टिकल की, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 17 के बारे में बात किया। तो उसके बाद फिर जब आप वहाँ से छात्र नेता बन जाते हैं, आप या पुस्तकालय मंत्री बन जाते हैं, फिर आपकी ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ती है, या फिर राजनीति में क्या आपका रोल था? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जी, गांधी जी या मायावती जी, वो भी दलित नेता रहे, या जिन्होंने दलितों के बारे में सोचा। दलितों को इंसाफ दिलाने के लिए जो भी कानून बनाए, उस पर अमल नहीं हो रहा है। उस पर इसलिए अमल नहीं हो रहा है क्योंकि जो लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, आज भी ये इनको पीछे ढकेल रहे हैं, मौका पाते ही ढकेल देते हैं, उनके एडमिशन में दिक्कत करते हैं। मतलब जाति व्यवस्था आज भी हावी है। हाँ, जब मैंने उनके एडमिशन की बात की कि कुछ लोग हैं जो दलित हैं जिनका एडमिशन नहीं हो रहा है, बार बार आते हैं काउंटर से लौटा दिए जाते हैं, कहते हैं एडमिशन फुल हो गया, ये हो गया, और उसके बाद भी एडमिशन होते थे, तो मुझको उसी में क्लर्क ने बताया कि भाई ये लोग पैसा नहीं देते, हाँ। ये लोग 100-150 रुपये में पूरे साल भर रहते हैं, छात्रावास भी छिकाते हैं, उसमें भी रहते हैं, लाइब्रेरी से किताबें तो लेते उनको हैं। एक व्यवस्था दी गई है ना, दी उनको गई है, समाज लेकिन में एक आरक्षण के नाम पे उनको समाज में बराबर दर्जा देने के लिए उनको व्यवस्था की गई है। तो उसमें ऐसी क्या सोच आती है कि ये कुछ देते नहीं है? तो उसके लिए गवर्नमेंट पे करती है ना यूनिवर्सिटियों को। उनके अंदर ये बात थी कि विद्यालय में पैसा आना चाहिए। तो विद्यालय में तो पैसा तो आता ही होगा हाँ, ना। विद्यालय में पैसा आना चाहिए और ऐसे लोगों को कम शिक्षा दीजिए जो अभी भी मनुस्मृति की बात करते हाँ, हैं। जो मनुवादी लोग हैं, हाँ हाँ, वो उस उनके विचारधारा के अंदर लोग आज अभी, भी ये खल रहा है कि दलितों को शिक्षा मिल रही है, मतलब कि ये जाति मतलब वर्ण व्यवस्था आज भी वर्ण व्यवस्था भारत में कायम है। कायम है और लोग उसको हावी रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आपने जब इसको प्रयास किया कि दलितों को, पिछड़ों को, उनको न्याय मिले, उनको इनका एडमिशन अच्छे तरीके से हो, फिर तो आपने इस पे कितना परसेंटेज आपको इस पे? हमने बहुत से काम किए। जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी पड़ती थी तो हम छात्रावास में जाते थे दलितों के, और वहाँ पर जाके स्पीच भी देते थे। हालांकि वहाँ पर बहुत से संगठन ऐसे होते थे जो हमारी स्पीच का काट रखते थे कि नहीं, सभी लोग एक हैं, किसी में कोई भेद नहीं, लेकिन जब उसको फेस करना होता था तो दलितों को पीछे ढकेल दिया जाता था। ग्राउंड लेवल की बात तो अलग ही आप है। देख लीजिए TNPG कॉलेज में जो हो रहा है इस समय, अभी तो कोई चुनाव हो ही नहीं रहा चुनाव है, तो खत्म ही लगभग है। लेकिन फिर भी जब पहले चलता था तो अगर कोई पिछड़ा वर्ग या दलित वर्ग जीतता था तो वो मुस्लिम के ही वोटों से जीतता था। तो क्या मतलब कि जो आज व्यवस्था उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए है, वही व्यवस्था मतलब आपके कॉलेज में भी थी? आप एक सुन लीजिए, रजनीश पासवान, हाँ हाँ, वो यहाँ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो उसको किसने जिताया? उसको मुस्लिम छात्रों ने जिताया था। हालांकि ये छात्र राजनीति में ऐसे चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जो होता ये है सच है कि ये। उनको चुनाव लड़ने से पहले उनको पीटा जाता था। मुसलमानों को नहीं, दलितों को कैसे तुम चुनाव लड़ रहे हो? हाँ। हमेशा उन लोगों का मनोबल बढ़ाना गया। तो आप देख लीजिए राकेश यादव। लेकिन सवाल ये है कि जो इन चीज़ों से निकलते हैं फिर जाके उन्हीं लोगों का समर्थन कर देते हैं। इस पे थोड़ा हैरानी होती है। राकेश यादव के लिए हम लोगों ने खूब प्रचार किया था। लेकिन हम भी देख रहे थे कि शहर में बड़ी रैलियां होती थी कॉलेज के लिए। उस समय मैं हाई स्कूल में था, फिर भी राकेश यादव के लिए खूब प्रचार किया। लेकिन जब मैं चुनाव लड़ा
तो उसने क्या किया, उसने सांप्रदायिकता, समाजवादी में होते हुए भी सांप्रदायिकता का ही साथ दिया। समाजवाद को उन्होंने जो मतलब कि हाँ, लोहिया की विचारधारा को और आगे नहीं सपा बढ़ाया। में होते हुए उसने बीएसपी के सपोर्टर को ही आगे बढ़ाया, उसी के लिए प्रचार किया। इससे मुझको बहुत तकलीफ हुई। तो ये राजनीति थी। उसके बाद तो फिर आप इस समय वर्तमान स्थिति में आप क्या हैं, आपकी क्या सोच है, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? अभी तो मैं किसी पार्टी के बैनर तले लेकिन फिर भी एक पार्टी की विचारधारा होगी कि हाँ इस अपनी पार्टी की बात विचारधारा। नहीं रख सकता, क्योंकि हर पार्टियों में कुछ ना कुछ खामियां हैं। इंसान है तो खामियां होंगी। इंसान है तो खामियां होंगी, लेकिन जो खामियां हैं, पार्टी का जो मैनिफेस्टो है या पार्टी के जो उनके आदर्श हैं, उसके खिलाफ भी काम किया जाता है। कहने के लिए कुछ, करने के लिए कुछ। तो अच्छा, इसलिए ये आप विधानसभा क्षेत्र 278 में आते हैं, तो आपके क्षेत्र में एक बहुत बड़ा भूचाल राजनीति में आया बसपा के पार्टी को लेकर। जी, जैसे एक राष्ट्र मतलब कि राष्ट्रीय नेता नहीं कह, राष्ट्रीय नेता भी कह सकते हैं उसको, हमारे स्टेट के बहुत बड़े नेता थे, रामचल राजभर साहब थे, लालजी वर्मा थे। इनको अचानक पंचायती प्रधानी के चुनाव के बाद अचानक इनको डिसमिस कर दिया गया, वहाँ से निकाल दिया गया। तो आप एक राजनीति के क्षेत्र में रहते हुए आप इसको उनकी राजनीति को लेकर और टांडा की राजनीति को लेकर कैसे, अंबेडकर नगर की राजनीति को लेकर के परिप्रेक्ष्य में क्या सोचते हैं, क्या बदलाव आएगा? देखिए, चाहे राजभर जी हों, चाहे वर्मा जी हों, दोनों बीएसपी के, लालजी वर्मा जी। जी, दोनों बीएसपी के बड़े नेता हैं। लेकिन मौजूदा तौर पे जब सरकार बीएसपी की या बीएसपी एक हाशिए पे खड़ी हो गई है, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, ये छोटे छोटे चुनाव को लेकर बहसें चालू हो जाती हैं। हाँ, क्योंकि आदमी जब कला कुछ हासिल नहीं है, हाँ एक कला पैदा होती है हाँ, छोटी छोटी बातों को लेकर। अगर ये सरकार में इनकी सीटें विधानसभा में ज़्यादा होती या लोकसभा में ज़्यादा सीटें होती, तो ये मामला ना होता। और इसके साथ साथ कुछ जातिवाद के कारण वर्मा जी को भी इसका नहीं तो अगर फेस करना पड़ा अगर है। जातिवाद के बारे में बात किया जाए तो अम्बेडकर नगर में वर्मा पटेल बहुत अच्छी संख्या में हैं, तो फिर उनको क्यों? वर्मा पटेल के साथ साथ यहाँ पे ब्राह्मण भी हैं। आप ब्राह्मण जलालपुर का आप नहीं, आपने ब्राह्मण आप देखिए यहाँ पे चुनाव होता है, चाहे डिग्री कॉलेज में चुनाव होता है, या फिर कभी आप देख लीजिए बार काउंसिल का चुनाव होता है गोरखपुर में, तो उसमें वो चीज़ एकदम सामने दिखाई पड़ती है, जातिवाद। हाँ, उसमें ब्राह्मण और वर्मा का एकदम आमने सामने का, फेस टू फेस, मतलब आमने सामने 1 to 1 होता है, जी, एक टैकल होता है दोनों में। और उसी पर ही चुनाव लड़ा जाता है। और जहाँ तक की बात है वर्मा जी की, तो वर्मा जी पुराने लीडर हैं और उनके खिलाफ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो मामला अब वो बनाया गया होगा। हाँ। हाँ, तो क्या और इसमें उनके बसपा के निकलने के बाद क्या उनको कौन सी पार्टी में जाना चाहिए या कौन सी पार्टी उनको बुला सकती है? देखिए, अभी बहुत समय है, थोड़ा सा हम लोग को इंतज़ार करना चाहिए, अभी समय बहुत है। क्या वो दोबारा क्या वो बसपा को ज्वाइन कर सकते हैं? राजनीति में कुछ कहा नहीं जा हाँ, सकता। राजनीति में कोई चीज़ असंभव नहीं होता है, और राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन भी नहीं होता। आप यहाँ से ना लीजिए, आप इंटरनेशनल पैमाने से ले लीजिए। कभी यहूदी और ईसाई एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन आज क्या है, हाँ, दोनों एक आज साथ दोनों हो, एक है। तो इसलिए क्या है, जो राजनीति है उसमें कोई जियो पॉलिटिकल बहुत अजीब है। परमानेंट कोई नहीं है। कब किसके साथ कौन सी गुट्टी बैठ रही है, साथ हो जाए, ये समय पर ही आधारित है, और समय पर लोग अपना रंग दिखाते हैं। तो 2022 को आप किस तरीके से ले रहे हैं? 2022 का एक चुनाव, छात्र नेता के मतलब कि आप थे। 2022 का जो चुनाव है वो छात्रों के लिए और परिवारों के लिए और जो बेरोजगार हैं उनके लिए भविष्य का मामला है। उनको सोच समझ के अपने हिसाब से लोगों को चुनना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से पूर्व छात्र नेता के अजीत साहब बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। 2022 को कह रहे हैं कि ये गरीबों का चुनाव होगा, बेरोजगारों का चुनाव होगा, और तमाम तरह के जो पिछड़ी जात